हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। मुझे पता है सेक्शन सी जो चल रहा था, पेपर 5 का सेक्शन सी के बाद काफी टाइम हो चुका है भाई। दिवाली वेकेशन के बाद जब जैसे स्कूल खुल जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट लेट्स सी। हम आगे से कोशिश करेंगे जल्द से जल्द साइंस के सारे पेपर सॉल्यूशन कर दे, फिर वन शॉट रिवीजन जल्द से जल्द लाने का प्लानिंग है। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन इन शॉर्ट PYQ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उससे रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि वो भी आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो चलते हैं पेपर नंबर 6 सेक्शन सी की तरफ। जिस तरह से आप अपना सपोर्ट देते आ रहे हैं उसी तरह से सपोर्ट देते रहे भाई। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है पूरे के पूरे इस गाला पेपर सॉल्यूशन की, मैथ्स एंड साइंस सारा। तो बहुत सारे जन पूछ रहे हैं सर गाला सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन की लिंक में है, आपको तुरंत मिल जाएगा। चलते हैं सेक्शन सी पेपर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, so carefully observe the given diagram and answer the question related with it. Cyanide is containing copper powder, वायर गैस दिया हुआ है, सब कुछ दिया है। What happens on heating the copper? देखो एक सिंपल सी चीज है, कॉपर को अगर हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर जो है उसको अगर आप हीट करोगे तो वो क्या बनेगा? यू ओ कॉपर ऑक्साइड। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। सेकंड, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? तो कलर जो है कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर है। थर्ड, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड? भाई CuO के पास अगर H2O पास करोगे, सॉरी H2 पास करोगे तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगा, यहाँ पे Cu प्लस H2O वापस बन जाएगा। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। On heating copper, it forms copper oxide. The reaction for the formation of copper oxide is 2Cu plus H2O gives 2CuO. Copper oxide is black in color. If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the reverse action takes place, that is copper regains its brown color. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, इसको बोल सकते हैं, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन भी है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स की तो बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज आ जाती है। आप हार्डनेस के ऊपर लिख सकते हो, मेलिएबल लिख सकते हो, ये मेलिएबल, डक्टाइल आप बता सकते हो, फिर सोनरस बता सकते हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस, ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है। मैंने पीछे दिया हुआ है, सो ज्यादा डिटेल्स में हम लोग। Metals have many common properties. Physical state metals are solid at room temperature except mercury, which is liquid at room temperature. Gallium is also a liquid on hot days. मतलब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट। लस्टर, metals have shiny surface in their presence. So pure state property is known as metallic luster. Malleability, metals can be hammered into thin sheets. Ductility, metals can be drawn into wires. Conductivity, metals are good conductor of heat and electricity. ये प्रॉपर्टीज आप लिख देते हो तो भी आपको, और उसमें एग्जांपल्स भी आप डाल सकते हो कि दिस आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, लस्टर्स वगैरह एंड ऑल, दैट वे यू कैन गिव। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो इसमें आप बहुत अच्छे से समझ लो, सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, और सॉरी मींस एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बन जाता है। ठीक है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बन जाता है। और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 है। तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके बन जाता है सॉरी Na का से Cl-। तो Na+ और Cl- जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनता है। दिस इज आयनिक कंपाउंड। ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं अपने पास में, इसलिए वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं। देन दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल। फिर उनकी सॉलिबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी, वो पानी में घुल जाते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल डीजल में घुलते नहीं है, केरोसिन में घुलते नहीं है। देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर आप पानी के अंदर नमक को मिला दो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बाकी अदरवाइज इट इज सॉलिड स्टेट में। नमक के अंदर डायरेक्ट वायर डालोगे तो नहीं होगा। वो जो आयनिक कंपाउंड्स वगैरह जो है सॉलिबिलिटीज की हम लोग बात करते तो आयनिक कंपाउंड जो है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो लेट अस सी उनका प्रिपरेशन किस तरह से होता है।
An ionic bond is seen between sodium chloride जो भी बनता है, तो neutral sodium atom is likely to achieve an octet in its outermost shell by losing its one valence electron. So sodium donates an electron to chlorine and acquires the positive charge, जैसे मैंने बताया Na plus, ठीक है, Na plus और Cl minus. Chlorine will get an electron, negatively charged particles from sodium because it is more energy efficient or chlorine to gain one electron than to lose 7 in order to acquire stability. This makes sodium slightly positive, chlorine slightly negative. Sodium becomes Na plus cation and chlorine becomes Cl minus anion. The sodium is reduced as it is donates the electron and chlorine gains electrons as it is oxidized. These two ions are held together by electrostatic force of attraction. Hence, it is in this way the sodium chloride is formed by electron NaCl plus. Next, describe human brain with function of its different parts. See, human brain is a very delicate organ. तो आपको पता है स्कल के अंदर मतलब बोनी स्ट्रक्चर के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लस उसके अंदर लिक्विड होता है जो शॉक अब्जॉर्बेंस के तौर पे काम करता है. अब ह्यूमन ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो है जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम फोर ब्रेन करता है, जिसके अंदर सेरेब्रम का मेन रोल प्ले है. मिड ब्रेन जो है और हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है. सो वो सारे इस तरह से. और हिंड ब्रेन के अंदर आप देखो सेरेबेलम आ गया, मेडुला पोन्स आ गए, मिड ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आ गए, थैलेमस आ गया, ये सब मिड ब्रेन. तो क्या क्या फंक्शंस किस तरह से वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. forebrain, the thinking section of brain is what it's called. The forebrain is in charge of processing sensory information as well as controlling voluntary activities. The most essential component of the brain is cerebrum. It is important portion of the brain and is linked to the thought and actions. अब सेरेब्रम सारे फंक्शन करता है. आप सोचते हो, आपका पेट भूख खत्म, भूख लग रही है, भूख भाई पेट भर गया है, सारे इंडिकेशन सेरेब्रम के पास आता है. इसके अंदर एक्चुअली लॉब्स होते हैं, अलग अलग लॉब्स, टेम्परेचर लॉब्स, अलग अलग टेम्परेचर लॉब्स होते हैं. फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ्रंटल लॉब होता है. फिर आपके टेस्ट का लॉब अलग होता है, ताकि जो भी टेस्ट सेक्शंस है, सेक्शंस डिवाइडेड है और उसके हिसाब से आपको पता है. देन मिड ब्रेन, it serves as a link between forebrain and hindbrain, transmitting impulses from the latter to the former. It also plays a role in vision, hearing, body temperature regulation and attentiveness. Involuntary actions में ज्यादा काम करता है. It is the visceral function control center which controls the heart's function, heartbeat, breathing rate, blood pressure, sleeping, another body functions. ये hindbrain का काम है. Cerebellum जो hindbrain में आता है. The region of the brain is responsible for movement control, means body posture maintain करना है ये सब. It is involved in maintaining homeostasis, synchronization of body balance, eye movements of body postures and other subtle changes of motor motion while walking, running, standing, swimming and other activities. ये सारा का सारा काम ऑल टुगेदर ये सारा फंक्शंस करते हैं. तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेलिकेट ऑर्गन है. व्हाट इज द फ्लावर? एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इट. जो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक तरह से मैं बोल सकता हूँ अट्रैक्शन सेंटर है, रिप्रोडक्शन पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ताकि आगे से आगे हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. और फ्लावर की वजह से ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. अब फ्लावर के अंदर 2 पोर्शन, देखो ऐसे तो सारे फंक्शंस बता करके भाई ये ओवरी है स्पेसिफिकली, उसके अंदर ओवम है, ये आपका सेपल्स हैं, ये आपके पेटल्स हैं, ये स्टेमन है, ये आपका पिस्टिल है, मतलब सारी चीजें हैं. बट डिटेल में अगर हम डिस्क्रिप्शंस देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट फैसिलिटेट्स द यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स. फ्लावर हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज मेल एंड फीमेल एंड फ्लावर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्ट्स. तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, एंथर होता है उसके अंदर और फिलामेंट होता है, और एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स भी होते हैं. तो the anther is the male reproductive part of a flower. Pollen grains from the anther are transferred to the stigma of the flower or anther flower during pollination. Pollination के टाइम पे pollen grains जो स्टिग्मा को जाके स्टिक करता है, फिर वहां से वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा कार्पेल, एक सिंगुलर जैसे कार्पेल होता है, मल्टीपल होते हैं तो पिस्टिल. तो ये स्टिग्मा है जहां पे पोलन ग्रेन स्टिक होता है. ये स्टाइल है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब्स जाती है ओव्यूम तक और फर्टिलाइजेशन होता है. ये ओव्यूल, ये जो बाहर का पार्ट है दैट इज ओवरी. नाउ द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इट हैज 3 पार्ट्स. स्टिग्मा, द स्टिग्मा इज द लैंडिंग ग्राउंड फॉर द पोलन ग्रेन्स, मतलब जहां पे वो स्टिकी, इट इज लिटिल बिट स्टिकी एज वेल.
स्टिकी होता है। द स्टाइल इज स्लेंडर फिलामेंट दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, स्टिग्मा को डायरेक्टली ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी, द ओवरी इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लावर क्लोजेस्ट टू द receptacle. The pollen grains travels down the style to the ovary where it fertilizes the ovules to form a seed. ओवरी जो मेन पार्ट है जहाँ पे ओवरी जहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से वहीं पे मैं बोल सकता हूँ कि सारा का सारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, अगर दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, अगर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल है तो यूनिसेक्सुअल होता है। इस बेस पे इनको डिवाइड कर सकते हो, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। How is sexual reproduction different from asexual reproduction? State the limitation of asexual mode of reproduction. देखो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल, भाई देखो असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल के अंदर दोनों पेरेंट्स चाहिए, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स चाहिए। जैसे डिफरेंस तो मैं बता देता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। यूनिपेरेंटल, बाईपेरेंटल, gametes are not formed, gametes are formed, no involvement of reproductive organ, presence of fully developed reproductive organ. The progeny and the parents are genetically identical. Progenies will genetically different from the parents, obviously, क्योंकि दो देखो अलग अलग क्यों हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, जीन्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से उनकी प्रोजेनी अलग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। इसमें इवोल्यूशन नहीं, भाई इवोल्यूशन का कोई रोल प्ले नहीं है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन को कॉज। अब लिमिटेशंस की बात करें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो वेरिएशंस नहीं है, अब वेरिएशंस नहीं है तो इवोल्यूशंस नहीं है। क्लियर? Lack of genetic variations. Asexual reproduction produces offspring that are genetically identical to the parents. So there is no genetical variation in the population. This can make the species susceptible to the same disease and nutrients deficiency as the parent. इसमें क्या होता है, अगर वेरिएशन नहीं है तो जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वो एनवायरमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। प्लस कोई भी डिजीज है, कोई भी डेफिशिएंसीज है, उसको कम बैक करके या उसको ताकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो लेक ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन। हार्मफुल म्यूटेशन, हार्मफुल म्यूटेशंस दैट अकर्स इन द पेरेंट आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग एंड कैन परसिस्ट फॉर जनरेशन। मतलब अगर पेरेंट्स में कोई कमी है तो वो ऑफस्प्रिंग्स में भी जाएगी और वो कैरी ऑन करती रहेगी, क्योंकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, सेम टू सेम जेनेटिकली सेम रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसको हमें ओवरकम करना होगा। An object 4.0 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of a focal length. भाई सबसे पहले मान लेते हैं डिटेल्स। h equals to 4 centimeter, focal length placed in front of concave mirror, तो u equals to minus 25 centimeter, focal length equals to minus by minus 15 centimeter, concave mirror है इसीलिए concave mirror, ये ध्यान रखें। तो स्क्रीन फाइंड करनी है तो पहले 1 upon v इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 25, तो 25 मीन्स माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 25, 3 दैट इज 75, तो v इक्वल्स टू माइनस 75 अपॉन 2 दैट इज इक्वल माइनस 37. ये तो हो गया, इमेज डिस्टेंस मिल गया आपको। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज की साइज फाइंड करनी है तो h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, h डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 37.5 अपॉन u, u इज माइनस 25, फाइव माइनस एन आगे लिख देता हूँ, 70.5 1.5 दैट इज h डैश आपका हो जाएगा माइनस 6। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। नेचर उसका साइज जो है भाई, अगर मैग्निफिकेशन इमेज की साइज माइनस 6 सेंटीमीटर में इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और पोजीशन जो है माइनस 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस। दिस इज हाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ये रहा माइनस 37.5 माइनस 6 सेंटीमीटर, सो सारी डिटेल्स तो है, बट स्टिल कैन गो थ्रू इट प्रॉपर वे में आपको अच्छे, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग समझना है तो आप टाइप फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर।
देखो एक समझ लो, स्फेरिकल मिरर का कार्टेशियन सिस्टम, हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम हो, ये मान लो मैं अभी कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस मान लो इसको, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये जो मिरर है दैट इज योर वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। अब जितनी भी ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस इस तरफ से काउंट होगा, कि डिस्टेंस जो काउंट होता है पूरा काउंट होता है आपके पोल से, पोल से अगर डिस्टेंस काउंट कर रहा है तो वो सारा का सारा पॉजिटिव, इस तरफ सारा पॉजिटिव होगा इसमें, और यहां से पोल से ऑपोजिट साइड में होगा तो नेगेटिव, यहां से पोल से ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है पॉजिटिव, इमेज की हाइट जा सकती है नेगेटिव, तो नीचे होगा तो नेगेटिव। दिस इज व्हाट सिंपल साइन कन्वेंशन इतना ही है कि भाई कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से एक्स एक्सिस इससे इस तरफ आप मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, इस तरफ मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव, मींस राइट में आप पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिए हैं। द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर is a system of rules for assigning signs to distance and heights in the ray diagram to simplify numerical analysis and reduce errors. The rules are the distance, all the distance are measured from pole of the mirror. Yes. The distance measured in the direction of the incident light are positive and the distance measured in opposite to the direction of are negative. वहां पे भाई मैंने जैसे राइट साइड में बोला, वो इंसिडेंट रे राइट साइड से लेफ्ट से राइट में आ रही है, तो राइट साइड तक जितने भी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। Heights are measured perpendicular to principal axis and above it positive and below it are negative. Object position, object is always placed to the left of the mirror. वैसे रियल में हम राइट में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमने अभी लेफ्ट में लिया है तो वो नेगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, these are positive because of the center of curvature and focus lies behind the mirror. Image distance, this is positive because the image is always found behind the mirror. ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। ये आप चीज जो लिखी हुई है, पॉजिटिव कब होगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं, तो इट इज जस्ट फॉर न्यूनर, तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो सकता है, कॉन्केव इट इज नेगेटिव। सेम वे यहाँ पे इमेज जो है कॉन्वेक्स इट इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव के लिए 5 केस के अंदर तो नेगेटिव है और एक केस होता है वर्चुअल उसमें पॉजिटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चेक करना होता है। यहाँ पे भी जो पॉजिटिव लिखा है वो सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए लिखा है, बाकी कॉन्केव के लिए नेगेटिव हो सकता है। टेक द ओम्स लॉ एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। तो ये डायग्राम है, जब ये प्रैक्टिकली किया जा रहा था तो पहले उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट की, करंट की रेटिंग ली, वोल्टेज की रेटिंग ली, दूसरी बैटरी कनेक्ट की, करंट की रेटिंग ली, वोल्टेज की रेटिंग ली, तीसरी कनेक्ट की, करंट की रेटिंग ली, वोल्टेज रेटिंग, ऐसे करके वन बाय वन उन्होंने जब करेक्ट किया तो उनको पता चला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ओम्स लॉ ने, ओम्स भाई साहब ने यही स्टेटमेंट दिया है कि वोल्टेज, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये सब एक्सपेरिमेंटली था, फिर उन्होंने ग्राफ भी प्लॉट किया, लीनियर ग्राफ मिला एंड ऑल, तो दिस वे में वो कंक्लूजन पे आया। तो V इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V अपॉन I हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तब इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह उन्होंने लिया V अपॉन I R, क्योंकि रेजिस्टेंस जो फिक्स वैल्यू है तो उसको रेजिस्टेंस को रखा, तो V इक्वल्स टू IR, ये आपका डेरिवेशन आता है। तो यहाँ पे देखिए, Ohm's law states that voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical condition temperature remains constant. When graph was plotted with different voltage and current, it was linear graph that shows that voltage is directly proportional to current. P is proportional to, it is not infinite, it is proportional sign. Pi equals to constant equals to R, V upon I, not V upon I. V upon I equals to R, so V equals to IR. Mathematically, it is stated V equals to IR, where V is voltage across the resistor, R is resistor, and I is current passing through it. So this is how we derive, we can write. Next, भाई हमारा इसी तरह से आगे सेक्शन डी जल्द से जल्द हम लोग दे देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह से बने रहें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।